हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज का हमारा वीडियो है एक्सटर्नल नीड्स टू इंटरप्रिटेशन पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का टॉपिक है और इसमें हम कवर करेंगे एक्सटर्नल नीड्स टू इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल नीड्स होता क्या है। जैसे हमने हमारी पीछे की वीडियोस में इंटरनल नीड्स के बारे में पढ़ा था। इंटरनल नीड्स जो भी अंदर के मार्जिनल नोट्स हो गया, व्हाटएवर रिटन इन द बेयर एक्ट, लॉज, लेजिस्लेशन, इन सब में जो भी लिखा होता है, अंदर की जो भी चीजें यूज होती है लॉ को समझने के लिए, इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन बुक या फिर जो भी हम तरीके समझ सकते हैं, तो उसे हम वो हमारी वीडियो जो थी वो थी इंटरनल नीड्स। ठीक है, तो वो सारा कुछ इंटरनल में आ जाता है। अब ऐसे बाहर की कौन सी चीजें हम यूज करते हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं एक्सटर्नल एड्स जो हम बाहर के यूज करते हैं ताकि हम लॉ को और इजीली समझ पाए और उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। सो लेट्स सी दिस। External aids to interpretation of statutes are like extra tools. So they work as an extra tool जो court and legal experts use to understand law better. So these tools are not the part itself but help. ये tools part नहीं है but ये help करते हैं हमको law को समझने में। ठीक है, so ये tools कौन से हैं? डिक्शनरीज हो गई जिसमें हम वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हो गए, और कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स या फिर स्पीचेस हो गई, लेजिस्लेटिव डिबेट्स हो गया, कमेटी रिपोर्ट्स हो गई, फॉरेन लॉ, रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सो एक्सटर्नल एड के बारे में हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं चीज़ों को, तो हम कुछ एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू हम और चीज़ें समझते हैं। डिक्शनरीज क्या होता है? जब हमें किसी भी स्टैट्यूट का कोई वर्ड नहीं क्लियर होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी को रेफर करते हैं ताकि उसका एक बेसिक सा मीनिंग जो है वो हम समझ पाए, उसको एक इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए और हम समझ पाए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन अ केस वेयर द टर्म व्हीकल इज यूज, एक केस है, मतलब एक केस है जिसमें व्हीकल टर्म यूज हुआ है, is used but not defined in the statute, but statute में defined नहीं हुआ है। So court में consult a dictionary, हम डिक्शनरी से समझ लेंगे to determine whether bicycles are included in the definition of vehicle, तो bicycles vehicle की definition में है या नहीं है। ठीक है, देन कम्स इम्पॉर्टेंट केसेस। इम्पॉर्टेंट केसेस आप समझ लीजिए, जो भी हमारे पीछे के केसेस होते हैं जिन पे भी हमने कुछ डिसीजन लिए होते हैं, तो हम पीछे के केसेस को देखते हैं कि ऐसे टाइप का एक सिमिलर केस पहले भी हुआ था, ऐसा इशू पहले भी हुए थे और हमने उनमें क्या डिसीजन लिया था वही डिसीजन हम इस केस में भी लेंगे। बट ऑब्वियसली शर्त यही है कि सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए ताकि डिसीजन का एक इम्पोर्टेंस बना रहे। आपने किसी मर्डर के केस का डिसीजन या मर्डर के केस की पनिशमेंट आप थेफ्ट के केस में तो लगा नहीं सकते। तो द केसेस शुड बी सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए केसेस में। जैसे कि इन द केस ऑफ मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द इशू वाज वेदर सेल्स टैक्स वुड बी लेवल ऑन शुगर केन वाइल द डिक्शनरी डिफाइंड। तो उनको डिक्शनरी ने ये बताया था कि वेजिटेबल्स के टर्म में आता क्या क्या है, तो इंक्लूडिंग आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं वेजिटेबल्स वो होते हैं। तो कोर्ट ने ये रूल किया कि शुगर केन डिडंट फिट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेजिटेबल, शुगर केन वेजिटेबल्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। देन कम्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स एंड स्पीचेस। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी डिबेट्स हुई थी, बहुत सारी स्पीचेस हुई थी। ठीक है, कुछ भी कह लो, डिबेट्स या स्पीचेस। तो बहुत सारे मत रखे गए थे, ओपिनियंस रखे गए थे लोगों के, कुछ इंक्लूड किए थे कुछ नहीं किए थे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो वो सब चीज़ें रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, तो ना अगर कोर्ट को कभी भी किसी चीज़ पे डाउट होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स या स्पीचेस के थ्रू भी अपने डाउट्स को क्लियर कर लेती है। ये भी एक तरीके का एक्सटर्नल एड होता है। एग्जाम्पल है, इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कोई भी ऐसा लॉ है या कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन है जिसमें डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हम सही नहीं समझ पा रहे, कुछ तो लग रहा है कि अलग गलत है उन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के ऊपर, तो कोर्ट क्या रेफर करेगी? डिबेट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स थी उनको रेफर करेगी कि जो हमें इशू आ रहा है, क्या इंटेंशन था इस लॉ के पीछे, कुछ पहले भी बात हुई है नहीं हुई है, एंड एवरीथिंग। जैसे केस होता है जिसमें ना दो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, क्लैश हो रहे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी। तो कोर्ट क्या है, वो डिबेट्स के अकॉर्डिंग जाएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कि वो किसको ज्यादा अहमियत या इंपॉर्टेंस दे। वैसे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ही आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमें जरूरत है डिबेट की, क्योंकि हमारे लिए दोनों प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट है, चाहे डीपीएसपी इम्प्लीमेंट वैसे ना होता हो। तो कोर्ट डिबेट्स के पास, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो कोर्ट कैन गो फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स एंड चेक की व्हाट दे शुड डू।
इससे उनको विद रीज़न अपने अपने जजमेंट का मिल जाता है कि हम ये जजमेंट पास भी कर रहे हैं तो इस रीज़न से कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार डिबेट्स में ये चीज़ें सामने आई थी। अच्छा, देन कम्स लेजिस्लेटिव डिबेट्स या फिर स्पीचेस। जो लॉ मेकर है ना, व्हेन लॉ मेकर डिस्कस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अपने ओपिनियंस, जिस टाइम पे वो लॉ बना रहे होते हैं और वो जो उनका बिल है ना वो पार्लियामेंट में पास हो रहा होता है, तो उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव डिबेट्स और स्पीचेस। यानी कि जब एक बिल बनता है, एक लॉ बनता है, तो एक एज ए बिल वो पास होता है पार्लियामेंट में मेजोरिटी से। तो उस टाइम पे जो लॉ मेकर जिन्होंने उसे पास कराना होता है वो अपने ओपिनियंस रखते हैं कि द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस थिंग विद दिस लॉ इज दिस। तो वो सब चीज़ों को देखकर भी हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस लॉ इज सेइंग, और हम इसे किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ एवर दिस डिस्कशन आर नॉट ऑलवेज रिलायबल इन फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉ बिकॉज दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से थोड़ा इन्फ्लुएंस है एंड एक्यूरेट भी ना हो पाए क्योंकि इट्स अबाउट पार्लियामेंट एंड अदर थिंग्स, तो वी हैव टू सी। जैसे एग्जांपल है, अगर इफ अ पार्लियामेंटेरियन आर्ग्यू फॉर अ पर्टिकुलर प्रोविजन इन अ बिल, देयर स्पीच माइट रिफ्लेक्ट पर्सनल और पार्टी इंटरेस्ट। अगर कोई बिल पास होने वाला है, पार्लियामेंट का ही मेंबर जो है वो उसके ऊपर उसके अगेंस्ट कुछ स्पीच दे रहा है या कोई डिबेट हो रही है, कोई आर्गूमेंट चल रही है, वो चीज़ें आप अगर सुनोगे, उसके ऊपर डिसीजन लोगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक्यूरेट हो, क्योंकि हो भी तो सकता है वो इस वजह से उस बिल को अपोज कर रहा हो क्योंकि उसे लग रहा हो कि ये बिल अगर इस गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो हमारी गवर्नमेंट या हमारी पार्टी जो है उसके ऊपर खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वी हैव टू मेक श्योर व्हाइल लुकिंग अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव डिबेट्स। देन कम्स कमिटी रिपोर्ट्स। बिफोर अ बिल बिकम्स अ लॉ, इट ऑफन स्टडीड एंड डिस्कस्ड। एक जो बिल है ना, वो लॉ बनने से पहले काफी ज्यादा स्टडी किया जाता है, उसे डिस्कस किया जाता है डिटेल्स में। ठीक है, एक कमेटी के थ्रू। दिस कमिटी देन इशू अ रिपोर्ट। वो कमेटी फिर एक रिपोर्ट इशू करती है फाइंडिंग्स की, रिकमेंडेशंस की। तो ये रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल होती है ताकि हम वो बैकग्राउंड समझ सके कि वाई दिस लॉ हैज बीन मेड, ये लॉ बना क्यों है, रीजन क्या था इसके पीछे, पर्सनल इंटेंशन क्या था। ठीक है, सो बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ। जैसे कि इफ देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट स्पेसिफिक पार्ट, अगर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में लॉ की कंफ्यूजन है, तो कोर्ट माइट लुक एट द कमिटी, तो वो कमिटी की रिपोर्ट चेक कर लेगा ताकि वो उस कंफ्यूजन को दूर कर सके। वर मेड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग प्रोसेस, कि क्या रीजन था, व्हाट डिसीजंस वर मेड व्हाइल मेकिंग दिस लॉ बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, और या फिर ड्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या चीजें लिखी गई थी। तो दिस हेल्प्स द जजेस टू इंटरप्रेट द लॉ मोर एक्यूरेटली। ठीक है, बाय कंसिडरिंग द इंटेंशन बिहाइंड इट्स क्रिएशन। तो जजेस को और हेल्प मिलती थी कि लॉ को अच्छे से अप्लाई करने से पहले एक बार समझ लो, इंटरप्रेट कर लो, ताकि हम सही जगह पे उस लॉ को अप्लाई कर सके, उसके क्रिएशन को समझ सके कि वो लॉ बनाया क्यों गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट वाज क्राफ्टेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द जेएस वर्मा कमेटी रिपोर्ट। इफ एनी केस ऑफ कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी अराइजेज, अगर कोई भी ऐसी कंफ्यूजन होती है अमेंडमेंट से जो क्लियर नहीं होती है, तो कोर्ट सीधा सीधा इस रिपोर्ट के ऊपर जाएगा, जेएस वर्मा कमेटी रिपोर्ट की, कि क्या रीजन था, अगर कोई कंफ्यूजन है कि इस अमेंडमेंट में या इस लॉ में क्या कंफ्यूजन चल रहा है या क्या रीजन था इसको बनाने के पीछे। देन कम्स फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉज बेसिकली जो फॉरेन कोर्ट में या बाहर के जो कोर्ट होते हैं, हमारी कंट्री से अलग कोर्ट जो होते हैं बाहर के, उनमें जो भी केसेस डिस्कस किए जाते हैं, तो वो और जो भी लॉज वहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं वो फॉरेन लॉ होते हैं। बट फॉरेन लॉ को चेक, मतलब फॉरेन लॉ के थ्रू इंटरप्रेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लॉ हमारी कंट्री में भी होना चाहिए और हमारे पास ऐसे सिमिलर सिचुएशन भी आनी चाहिए कि हम उनके केसेस को देख रहे हैं। जैसे कि और ये कुछ हर सिचुएशन में नहीं होता है, सर्टेन सिचुएशन में होता है, और ये बाइंडिंग नहीं होता है कि फॉरेन में ऐसा डिसीजन लिया है तो हम भी इंडिया में भी लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि हमें लगता है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन हमारे पास पहली बार आई है और फॉरेन में ये सिचुएशन आ चुकी है, और तो हम उस जगह पे देख सकते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन या इस सिनेरियो में क्या किया था, और हम वहां से हेल्प ले सकते हैं समझने में लॉ। जैसे कि राइट टू प्रिवेसी केस। ठीक है, judges refer to a foreign judgment to inform their decision making process. However, it's important to note that while the foreign court decision can provide valuable insight, तो जजेस ने इस केस के अंदर फॉरेन जजमेंट की हेल्प ली थी अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। हमें ये ध्यान रखना है कि जो जो फॉरेन कोर्ट के जो डिसीजन है वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, बट वो हम पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देन कम स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन along with notes or lots on clauses of the bill.
क्लॉजेस ऑफ द बिल, तो जो भी लॉज होते हैं उनके साथ क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स होती है, स्टेटमेंट्स होती है, ऑब्जेक्ट और रीजंस होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विद द लॉ। जब हम एक लॉ पास करवाते हैं, एक बिल पास करवाते हैं, तो बहुत लंबा एक प्रोसेस भी होता है। तो ये बहुत वैल्यूएबल टूल्स होते हैं बिल के अंदर, ठीक है, और इनको पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं स्टैट्यूट को। तो पर्टिकुलरली व्हेन दे आर अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट, जब वो पार्लियामेंट के थ्रू अडॉप्ट किए जाते हैं विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन ड्यूरिंग द इनैक्टमेंट प्रोसेस, तो पार्लियामेंट के बिना किसी ऑल्ट्रेशन के उसे अडॉप्ट करती है, तो दीज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इनसाइट इनटू लेजिस्लेटिव इंटेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, वो एक हमें ना विजन प्रोवाइड करते हैं कि हम देख पाए कि इस लॉ के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था, ठीक है, इनटू द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड द प्रपोज्ड लॉ, ठीक है, शेडिंग लाइट ऑन द रीजंस, हमें रीजंस पता चलते हैं इस लॉ के, ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं, इसकी क्रिएशन क्यों हुई थी इस लॉ की, ये हमें पता चलती है। सो कोर्ट में रेफर टू देम टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, तो कोर्ट ने इसीलिए ऑब्जेक्ट एंड रीजंस इन सबको पास किया है। और ये जो नोट्स बनते हैं ना क्लॉसेस के ऊपर बिल के, इसको भी द बैकग्राउंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ द स्टैट्यूट एडिंग इन इट्स इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक सिचुएशन लेते हैं, पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस अ बिल एम एट अमेंडिंग एग्जिस्टिंग लेबर लॉज टू एनहांस वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड। पार्लियामेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है, जो अभी जो लेबर लॉज है ना, उनमें और ज्यादा बेटर बना सके हम लेबर की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सो द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन कंपनी द बिल में आउटलाइन, तो इसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजन क्या हो सकते हैं इस बिल के, द राइजिंग कंसर्न अबाउट वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स एंड इंजरी, ठीक है। तो ये किस बारे में, ये जो है ये ऑलमोस्ट पूरा एक बिल का एक रीजन हो गया कि क्या रीजन है इस बिल को पास करने का, ये रीजन, ठीक है। और ये किस चीज के ऊपर जोर डाल रहा है, द नीड ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स एंड वेल बीइंग। तो क्या यूज है इस बिल का, फर्स्ट थिंग कि बिल किस चीज के ऊपर पास हो रहा है, सेकेंड थिंग इस बिल का यूज क्या है, कि हमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके वर्कर के राइट्स को और उनकी वेल बीइंग को। साथ ही साथ अगर हम नोट्स ऑन क्लोज ऑफ बिल की बात करें, sorry, clauses of will, so may provide detailed explanation of each proposed amendment, clarifying how they align with overarching objectives stated in statement of objects and reasons. तो हमें हर एक चीज छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन करती है कैसे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या स्टेट कर रहे हैं। सो इफ अ पार्लियामेंट पासेस द बिल विदाउट मॉडिफाइंग दीज डॉक्यूमेंट्स, अगर पार्लियामेंट बिना मॉडिफाई करे, बिना कोई चेंजेस लाए, कोई अपडेट करे, इन डॉक्यूमेंट्स को पास करती है, तो कोर्ट कैन रिलाई ऑन देम, अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड द इनएक्टिव लॉ। तो कोर्ट उनके ऊपर रिलाई कर सकती है और उनका जो लेजिस्लेटिव का उसके पीछे जो इंटेंशन था ना उसे समझ सकती है। So in legal dispute involving workplace safety regulation, a court may refers to the statement and object of the reason, and the accompanying notes interpret specific provision of the amendment labor law. ठीक है, तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। Then comes parliamentary history. At first, the Supreme Court said that looking at the discussion of documents from the parliament like debates and reports wasn't allowed, similarly to how English courts handle it. बट ओवर टाइम, तो पहले तो ना ये जो पार्लियामेंट हिस्ट्री के अंदर वही सब आता है, पार्लियामेंट का पुराना रिकॉर्ड, जो भी डिबेट्स हुई थी एक लॉ बनते टाइम या लॉ बनने के बाद, या फिर जो भी रिपोर्ट्स थी उसमें जो ओवरलुक करना होता है ना एक बार, वो चीज पहले अलाउड नहीं थी, ठीक है। एट फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट लुकिंग एट द डिस्कशंस एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पार्लियामेंट वाज नॉट अलाउड, ठीक है, सिमिलर टू हाउ इंग्लिश कोर्ट्स हैंडल इट, क्योंकि इंग्लिश कोर्ट में भी ऐसे ही होता था। बट अब जो होता है, कोर्ट ने ये रियलाइज किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में, कि लॉ जब क्लियर नहीं होता तो उसको क्लियर ऑन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो इसलिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पार्लियामेंट हिस्ट्री को यूज करना, बट वो भी सारी सिचुएशन में नहीं, कुछ लिमिटेड सिचुएशन में यूज करना अलाउड किया है, और वो भी तब जब लॉ अनक्लियर ना हो। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन व्हेन वी कैन यूज दिस पार्लियामेंट हिस्ट्री। So reference to other statute now. When trying to understand a law, जब हम लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पूरा एंटायर लॉ है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल वर्ड, हमें एक तो एंटायर लॉ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड्स आर यूज। तो हम कभी कभार क्या होता है ना इंग्लिश में भी, जैसे हम कोई इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है
कि मैं जब अनसीन पैसेज पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे कोई एक वर्ड होता है जो क्लियर नहीं होता, उसका मीनिंग नहीं पता होता, तो मैं सिर्फ उसके सेंटेंस पे ध्यान देती हूँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ती हूँ तो मुझे उस वर्ड का मतलब जो है आइडिया मिल जाता है, या वर्ड का मतलब अच्छे से क्लियर हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये यही कहना चाहता है और इस वर्ड का मतलब जहाँ तक यही होगा। तो ऐसे लॉ में भी होता है कि हम जब कुछ वर्ड से अनक्लियर होते हैं तो हम लॉ को पूरा पढ़ते हैं जब, तो हमें समझ आता है कि ये कहना चाह रहा है। सो वन वे टू दिस बाय लुकिंग sorry one way to this is by looking at other laws that deal with the same topic। सबसे पहला तरीका है जो समझने का कि हम दूसरे लॉज को देखें जो सेम टॉपिक के ऊपर डील कर रहा हो, या फिर और आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, या फिर सेम सिस्टम का पार्ट हो। जैसे कि इफ देयर इज अ लॉ अबाउट टैक्सेस, अगर टैक्सेस के ऊपर लॉ है तो इट माइट बी हेल्पफुल टू लुक एट अदर टैक्स लॉ टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड। तो हम दूसरे टैक्स लॉज को भी देख सकते हैं क्योंकि हमें ये पता चलता है कुछ सर्टेन ही ऐसे वर्ड्स जिनमें हमें कंफ्यूजन है वो यूज किस तरीके से किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हम लॉ की लैंग्वेज का एक करेक्ट आइडिया लगा पाते हैं और करेक्ट तरीके से उसे समझ पाते हैं। ठीक है। देन मैंने थोड़ा सा अच्छे से ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वैसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स एंड एवरीथिंग, बट मैंने फिर भी इसे बहुत थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि एक्सप्लेन कर दूँ इसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ बिग रूल बुक। ये बात आपको वैसे पता है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रही हूँ कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक बड़ी सी रूल बुक होती है जिसमें हम रूल्स को समझते हैं। ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ बिग डील व्हेन इट इज मेड। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जब बनी थी जिस टाइम पे, क्योंकि पहली बार बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट लुक्स एट द वर्ड्स, तो सुप्रीम कोर्ट वर्ड्स को समझा करते थे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो मीनिंग को समझने के लिए वो वर्ड टू वर्ड जाया करते थे, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ऐसे ऐसे करके पूरे लॉ को समझा करते थे। So we should understand the constitution in broad and fair way so that no law break in its main rule। कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि कोई भी लॉ जो उसका मेन रूल है वो ब्रेक ना हो। ठीक है। ओवर द लास्ट 70 years there have been different ways people have understood the constitution। तो yes, ये तो बात है ही, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ होती है, तो उसी तरीके से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है। Sometimes the Supreme Court tries not to get involved in politics when looking at the constitution। तो कुछ कभी कभार तो सुप्रीम कोर्ट ट्राई करती है कि वो पॉलिटिक्स में जाए ना जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है तो। देन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मैंने उसे ज़्यादा डीपली मैं डेप्थ में नहीं समझा रही हूँ, बहुत बेसिक से मैं आपको फटाफट समझा रही हूँ। सो इन प्रिंसिपल्स में क्या बात करते हैं कि टॉक्स अबाउट कि कोर्ट जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। इट सेज दैट एवरी टाइम अ कोर्ट मेक्स डिसीजन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मीन। हर बार जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिसीजन बनाता है तो वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। इट वॉज मेड द वे it was made the way it was, and most important how it can fix unfairness। पहली बात, कोर्ट का ये मेन एम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से लिखा गया है, जो वो कहना चाह रहा है उसे उसी तरीके से अप्लाई किया जाए, उसमें कम में से कम चेंजेस किए जाए, उसमें चेंजेस ना के बराबर हो। दूसरा कि वो फेयर तरीके से अप्लाई किया जाए, वो अनफेयर ना करे, किसी के साथ गलत ना करे, इनजस्टिस ना करे। सो कोर्ट कुछ इंटरप्रेट करने के लिए कुछ रूल्स है जिन्हें फॉलो करती है, प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ culpable legislation। तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम इनडायरेक्टली डूइंग। ये हेल्प करता है लेजिस्लेचर को प्रिवेंट करने में कि कुछ भी इनडायरेक्टली डूइंग है, जिससे व्हाट इट्स नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देन डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है कि उस का सब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या है। जैसे कि कोई लॉ है तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेन पर्पस क्या है उस लॉ का। ठीक है। बल्कि कोई ऐसे इंसिडेंटल इफेक्ट्स को देखने के। Then doctrine of eclipse. It renders a law invalid if it contradicts fundamental rights in the constitution। तो वो लॉ को इनवैलिड वो बताता है कि जो लॉ किसी भी फंडामेंटल को वो दे रहा है, किसी भी दूसरे लॉ को छुपा रहा है, तो वो लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, या फिर इक्लिप्स यानी कि उसे छुपा देता है उस लॉ को उस चीज के टाइम पे, जो लॉ किसी फंडामेंटल लॉ को कोई मतलब किसी फंडामेंटल लॉ के साथ क्लैश हो रहा है। ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी प्रायोरिटीज है लॉ के ऊपर कि उन्हें इस केस में जब दो क्लॉज क्लैश हो रहे हो तो उन्हें किस लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो जब कोई लॉ फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश हो रहा था तो मोस्टली जो दूसरा वाला लॉ है उसको सॉरी जो दूसरा वाला लॉ है उसको कॉन्स्टिट्यूशन इक्लिप्स कर देता है। Then doctrine of severability, it allows court to remove, इसमें क्या होता है, रिमूव कर देता है कोर्ट
अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द लॉ व्हाइल कीपिंग द रेस्ट वैलिड। अब जैसे कि कोई एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है लॉ का, इसमें कोई छोटा सा पार्ट है जो ऐसा लगता है कि ये इनवैलिड लग रहा है, इस केस के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के थ्रू हम उस पार्ट को हटा देंगे और बाकी पूरा जितना भी बचा हुआ लॉ है ना, और उसमें जितने भी क्लॉजेज है या जो भी है वो सब हम यूज करेंगे, पूरे के पूरे लॉ को हम डैमेज नहीं करेंगे। देन the purpose is in interpretation. Court interpret laws based on their intended purpose or objectives. Of course, कोर्ट जो है वो कैसे लॉ को इंटरप्रेट करता है कि उनके पीछे का मतलब इंटेंट क्या है, उनका इंटेंट, उनका पर्पस, उनका ऑब्जेक्टिव, इन सबको नोटिस करता है। देन टेक्सुअल अप्रोच, कोर्ट इंटरप्रेट लॉज बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द वर्ड्स रिटन इन देम। कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट कैसे करता है? ऑफ कोर्स जो वर्ड्स उसमें लिखे गए हैं उसे तो पहले समझता है, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द ब्रॉडर प्रिंसिपल्स, कि वो बहुत बड़ी बड़ी उसमें नहीं जाता, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स में नहीं जाता, पहले वो वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज समझता है, जैसे एक बेयर एक्ट होता है उसको वर्ड टू वर्ड समझेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, कि इसका क्या मतलब है, इस वर्ड टू मतलब है, दिस लाइन मीन दिस, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल्स खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, मैंने आपको समझा दिए हैं सारे रूल्स। दैट्स इट इन दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क योर डाउट्स। थैंक यू।